आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता। अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस, इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इज इज इक्वल टू एम स्क्वायर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के इतने बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब पेंसिल हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की सरकत का पता चला तो इनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस हर्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए तो वो इसके बाप की स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर इसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफ़र। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये इनका ख्याल ही था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इस ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर इसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि इनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देंगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसिस के शहर बुचाटा चले गए, जहाँ वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फारग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि इनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करना पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई और इसके बाद अगले कई सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कार्पस क्लोसम नामी हिस्से में पाया गया। यहाँ पर बताते जाएं कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी,
शेप्स को पहचानने और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप सोच रही होंगे कि इस सब में कार्पस क्लोसम का क्या काम है। सपोज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को एरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ्ट ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल दे दिया कि वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इसको कॉर्पस क्लोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कार्पस क्लोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन की ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग के थ्रू ही सॉल्व कर लेते थे। न्यूरॉन्स के ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन की ब्रेन का वज़न किया गया तो इसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इनमें चेंजेस आए। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। इनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि इनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीक़ों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि इनको रट्टा लगाकर याद करने के। इनको लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ और साइंस वो वह सब्जेक्ट था जिसमें आइंस्टाइन के मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि वो जब क्लासरूम में कुछ सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इनका अंदाज़ा अब सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन के इन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन आज भी अमेरिका में वाक़या एक म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से प्रिजर्व करके रखा गया है।